स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का ये बुक है दोस्तों। ये बुक बेस्ड है दोस्तों फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा, राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है दोस्तों। इस पुस्तक में भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी पुस्तकों के महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है। और ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित कर बनाया गया है दोस्तों। और इस बुक का अध्याय नंबर 3 देखने वाले हैं दोस्तों, भू संचलन। भू संचलन के बारे में इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। देखते हैं दोस्तों, भू संचलन से आशय क्या है। तो भू संचलन से आशय पृथ्वी के परिवर्तनशील स्वरूप से है। यह परिवर्तन मुख्यतः दीर्घकालिक तथा आकस्मिक दो प्रकार से होता है। यानी पृथ्वी पर जो है जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। या तो दीर्घकालिक यानी लंबे समय में होगा दोस्तों, या फिर आकस्मिक यानी अचानक हो जाता है। दीर्घकालिक परिवर्तन मंद गति से होता है, जैसे पर्वतों का विकास। वहीं आकस्मिक परिवर्तन जो है दोस्तों, वह अल्प समय में परिवर्तन होता है, जैसे ज्वालामुखी और भूकंप का आना। ये आकस्मिक परिवर्तन है दोस्तों, जबकि पर्वतों का विकास होना ये दीर्घकालिक परिवर्तन है। वस्तुतः भूतल में परिवर्तन लाने वाले कारकों की उत्पत्ति दो स्रोत से होती है। या तो वो अंतर्जात होगा दोस्तों, या फिर वो बाहिरजात होगा। यानी भूतल में जो भी परिवर्तन होता है दोस्तों पृथ्वी पर, वो दो रूप में, दो स्रोतों के माध्यम से ही होता है दोस्तों। या तो अंतर्जात यानी पृथ्वी के अंदर से निकले हुए बल के कारण होता है दोस्तों, और बाहिरजात या तो पृथ्वी के ऊपर के लगे हुए बल के कारण ही जो है पृथ्वी पर स्ट्रक्चर का परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अंतर्जात कारक धरातल पर असमानता उत्पन्न करते हैं, वहीं बहिर्जात कारक धरातल पर विषमताओं को दूर करते हैं। यानी अंतर्जात बल के कारण मान लेते हैं दोस्तों किसी भी क्षेत्र का निर्माण हुआ, कोई भी क्षेत्र जो है बाहर निकला दोस्तों, और इस क्षेत्र को जो है बहिर्जात के बगल के कारण जो है अपक्षय या अपर्दन के कारण धीरे धीरे ये समाप्त होता जाता है। तो इस पर जो भी विषमताएं हैं, उस विषमताओं को दूर करने का काम जो है वो बाहिर्जात बल करता है, जबकि अंदर से जो निकले हुए हैं बल दोस्तों, वो अंतर्जात बल के कारण बाहर निकलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भू संचलन। इस अध्याय में देखते हैं दोस्तों भू संचलन के बारे में। भू संचलन क्या है। पृथ्वी के भूगार्भिक इतिहास के अध्ययन से उसके अंदर तथा बाहर महान परिवर्तनों के उदाहरण मिलते हैं। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, या तो वो दीर्घकालिक होगा दोस्तों, या फिर आकस्मिक होगा। यानी पृथ्वी पर जो भूगार्भिक इतिहास देखते हैं दोस्तों, उसके बारे में जो हम लोगों को दो रूप में पता चलता है दोस्तों। या तो वो दीर्घकालिक परिवर्तन के रूप में दिखता है, या आकस्मिक परिवर्तन के रूप में दिखता है। भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को आगमन दो स्रोतों से होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न अंतर्जात बल और पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न बाह्यजात बल। यानी पृथ्वी के स्ट्रक्चर पर जो भी चेंजेज आती है दोस्तों, वो पृथ्वी पर दो बलों के कारण होता है, या तो अंतर्जात बल या तो बाह्यजात बल। अंतर्जात बल यानी पृथ्वी के अंदर से लगे हुए बल के कारण जो भी चेंजेज हो जाता है पृथ्वी की संरचना में दोस्तों, या बाह्यजात बल यानी पृथ्वी के ऊपर से जो बल आरोपित होता है पृथ्वी पर, उसके कारण जो भी जो है स्ट्रक्चर में चेंजेज हो जाता है, वो बहिर्जात बल के कारण होता है। अंतर्जात बलों द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है, जबकि बहिर्जात बल अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न विषमताओं को दूर कर समतल स्थान पर यत्नशील करते हैं। यानी अंतर्जात बल यानी अंदर से जो निकले हुए बल हैं दोस्तों, इसके वजह से बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण होता है दोस्तों, और उन पर्वतों का हार्स यानी अपक्षय करना दोस्तों, या अपर्दन करके जो है समतल के रूप में परिवर्तन करने का काम कौन करता है, बहिर्जात बल करता है। तो इस रूप में कह सकते हैं कि अंतर्जात बल द्वारा जो है भूतल पर असमानता लाया जाता है, जबकि बाहिर्जात बल जो है अंतर्जात बल द्वारा जो लाई गई विषमता है उसको दूर करने का काम करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बल यानी पृथ्वी पर जो आरोपित बल है दोस्तों, वो मुख्य रूप से दो प्रकार से काम करता है, या तो अंतर्जात होगा दोस्तों, या फिर बाहिर्जात होगा। अंतर्जात दोस्तों जो पृथ्वी के अंदर से बल निकलता है दोस्तों, और बाहिर्जात बल जो पृथ्वी के ऊपर से कार्य करता है बल। तो अंतर्जात बल के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, तो दो प्रकार से होता है। एक तो पटल विरूपणी बल, और दूसरा होता है आकस्मिक अंतर्जात बल। पटल विरूपणी बल में क्या होगा दोस्तों कि ये धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर से आरोपित होती है, और इसका जो है ना समय है दोस्तों, वो काफ़ी लंबा होता है। और इसके कारण पटल विरूपणी कारण दोस्तों पहाड़ का हो गया दोस्तों, पठार का निर्माण होता
है, या किसी महाद्वीप का समुद्र के तल से ऊपर उठना हो गया दोस्तों, या किसी है ना महाद्वीप का समुद्र तल में समाना हो गया दोस्तों, ये सभी पटल विरूपणी बल के कारण होता है। और आकस्मिक अंतर्जात बल में क्या हो जाता है दोस्तों, जो अचानक हो जाता है, जैसे ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से निकल जाती है दोस्तों, या फिर तीव्र भूकंप आ जाता है दोस्तों, ये आकस्मिक अंतर्जात बल के कारण होता है। तो अंतर्जात बल दो प्रकार का, पटल विरूपणी बल और दूसरा है आकस्मिक अंतर्जात बल। अब पटल विरूपणी बल को भी देखते हैं दोस्तों। पटल विरूपणी बल जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पटल विरूपणी बल कितने प्रकार का है दोस्तों, दो प्रकार का, महादेश जनक बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल में क्या हो गया दोस्तों कि कोई भी भाग जो है वो जैसे समुद्र तल से बाहर निकल गया दोस्तों, तो महादेश का निर्माण हो गया दोस्तों, या फिर कोई जो क्षेत्र है दोस्तों वो समुद्र में समा गया, तो ये किसके कारण होता है दोस्तों, महादेश जनक बल के कारण होता है दोस्तों। और ये पर्वत निर्माणकारी बल क्या है दोस्तों, तो उस स्थिति में जैसे अंदर से जो बल लगता है दोस्तों, उसमें जो है या तो पृथ्वी पर ऊपर भाग में इस तरीके से बन जाता है क्षेत्र दोस्तों, जिससे पर्वत का निर्माण हो जाता है, और जो है ये वलय के रूप में भी निर्माण हो जाता है दोस्तों। अब महादेश जनक बल को भी दो भाग में बांटा गया दोस्तों, एक है ऊपरी मुखी बल और दूसरा है अधोमुखी बल। ऊपरी मुखी बल को निर्गमन कहते हैं दोस्तों, और अधोमुखी बल को जो है निमज्जन कहते हैं। तो निमज्जन क्या हो गया दोस्तों कि जैसे कोई भी क्षेत्र जो है समुद्र में डूब गया, यानी पहले ऊपर था दोस्तों लेकिन अब धीरे धीरे वो समुद्र में डूब गया, तो उसे निमज्जन बल के कारण ऐसा होता है। और निर्गमन बल यानी ऊपरी मुखी बल, यानी कोई भी समुद्र के अंदर समाया हुआ था दोस्तों, वो धीरे धीरे आंतरिक बल के कारण जो है ये बाहर की तरफ निकल गया दोस्तों, और ये जो है महादेश का निर्माण किया दोस्तों, इसे निर्गमन बल या ऊपरी मुखी बल के कारण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बहिर्जात बल। हम लोगों ने अंतर्जात बल देख लिया दोस्तों, जो पृथ्वी के अंदर से लगता है बल। बहिर्जात बल यानी पृथ्वी के बाहर से लगा हुआ बल। बहिर्जात बल को अनाच्छादन बल के रूप में देखते हैं दोस्तों, और अनाच्छादन बल मुख्यतः दो प्रकार से होता है, या तो अपक्षय होगा या अपर्दन होगा। मान लीजिए दोस्तों अंतर्जात बल के कारण किसी भी पर्वत का निर्माण हुआ, इस पर्वत के निर्माण का जो है अपक्षय, यानी यहाँ पर जो है लगातार जो है हवा के द्वारा दोस्तों या बारिश के द्वारा इस क्षेत्र का अपक्षय होना चालू हो जाता है दोस्तों, और ये अपक्षय होकर यहीं पर गिरने लगता है। धीरे धीरे ये जो भाग है दोस्तों ये समतल के रूप में होने लगती है। तो ये किसके कारण होता है, बहिर्जात बल के कारण। या फिर अपर्दन हो जाता है दोस्तों। अपर्दन यानी अपर्दन के कारण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, या तो पवन के द्वारा यानी हवा के द्वारा होता है, या जल के बहाव के कारण दोस्तों, या फिर समुद्री तरंगों के कारण जो है इस तरीके का बल लगता है, जो कि जो बहिर्जात बल कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अंतर्जात बल क्या है दोस्तों। तो अंतर्जात बल को विस्तृत रूप में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। अंतर्जात बल दो तरह के होते हैं। पहला है दोस्तों पृथ्वी विरूपणी बल, यानी पृथ्वी विरूपणी बल क्या है, जिसे पटल विरूपणी बल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत व क्षैतिज गतियों को पटल विरूपणी बल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये बल मंद गति से कार्य करते हैं, इसी कारण इनका प्रभाव हजारों वर्षों परिलक्षित होता है तथा बृहदाकार स्थल रूपों का निर्माण होता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से पटल विरूपणी बल को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी पटल विरूपणी बल को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, दो भागों में। पहला है दोस्तों महादेश जनक बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। तो पृथ्वी विरूपणी बल क्या हो गया दोस्तों कि ये जो है पृथ्वी के अंदर से जो है अंतर्जात बल के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर से निकलती है दोस्तों, और इसमें जो है किसी द्वीप या पठार से जो है समुद्र से ऊपर आना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, महादेशीय संचलन क्या है दोस्तों। तो महादेशीय संचलन से महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतलन एवं निर्गमन या निमज्जन की क्रिया होती है। ये दोनों क्रियाएं लंबवत संचलन की परिचायिका है। दिशा के आधार पर इसे पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। तो महादेश जनक बल में क्या कहे थे दोस्तों, इसके द्वारा किसी भी महादेश का निर्माण होता है दोस्तों, या फिर वो महादेश जो है समुद्र में समा जाता है। तो ये दो प्रकार का होगा, या तो ऊपरी मुखी संचलन होगा, और इसके अंतर्गत क्या होगा कि महाद्वीपों का उत्थान होगा, यानी महाद्वीप या उसके किसी भाग का अपनी समीपी सतह से ऊंचा हो जाना। व निर्गमन यानी पूर्व में जल में डूबे महाद्वीप के तटीय भाग का सागर तल से ऊपर उठ जाना शामिल है। यानी सागर तल में जो है अगर कोई क्षेत्र डूबा हुआ है दोस्तों, वो धीरे धीरे ऊपर जो उड़ जाता है उसे ऊपरी मुखी संचलन बल के कारण होता है दोस्तों। और अधोमुखी संचलन बल क्या है दोस्तों, यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि
न महाद्वीप या उसके किसी भाग का अपनी समीपी सतह से नीचे हो जाना, यानी ये महाद्वीप वाला जो भाग है दोस्तों, ये समुद्र में धीरे धीरे समा जाना ही जो है अधोमुखी संचलन बल के कारण होता है दोस्तों। और निमज्जन यानी पूर्व में सागर तल से ऊपर उठे हुए थे, लेकिन महाद्वीप के तटीय भाग का जल के नीचे डूब जाना ही जो है अधोमुखी संचलन बल के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं दोस्तों पर्वत निर्माणकारी बल। हम लोगों ने पहले महादेश जनक बल देखा दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों ने बल को दो रूप में देखा, अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल के अंतर्गत दो बल देखा दोस्तों, पटल विरूपणी बल और जो है आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं दोस्तों महादेश जनक बल और दूसरा है निर्माणकारी बल, यानी ये दूसरा है निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल प्रायः क्षैतिज रूप में कार्य करता है। यह बल दो रूपों में कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल में भ्रंश यानी फॉल्ट का निर्माण होता है। जब बल आमने सामने कार्य करता है तो संपीड़न होने लगता है और इसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं और इसे धरातलीय चट्टानों में वलन यानी फोल्ड पड़ जाते हैं। तो पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत पर्वतों का निर्माण होता है और इसमें जो है मुख्य रूप से जो होता है वो दो तरीके का होता है, या तो तनाव होगा या फिर संपीड़न होगा। तो तनाव में क्या होता है दोस्तों, जब मान लीजिए ये पृथ्वी है दोस्तों, इस पृथ्वी के इस भाग में जो है ये लेफ्ट साइड भाग रहा है दोस्तों, दूसरा राइट साइड भाग रहा है, तो इस क्षेत्र में जो है कुछ विरूपण होता है दोस्तों और ये दोनों तरफ जो खिंचाव हो जाता है दोस्तों, जिसके वजह से तनाव उत्पन्न होता है और यहाँ से जो है विरूपण के कारण पर्वत का निर्माण होता है और ये भाग जो है दोस्तों ये धंसकर अंदर नीचे चली जाती है दोस्तों। तो इस रूप में संरचना बन जाती है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ये जो खाली जगह है दोस्तों इसे ही भ्रंश कहते हैं। तो इस रूप में जो है भ्रंश का निर्माण होता है। दूसरा है दोस्तों संपीड़न। कहते हैं दोस्तों तो दो बल इस तरीके से हैं दोस्तों और एक दूसरे के सामने जो है बल लगाते हैं। इस रूप में जो है ये दोनों क्षेत्र का जो है ये यहाँ पर संपीड़न हो जाता है दोस्तों और इसमें एक उभार निकल जाता है जिसे जो है हम लोग फोल्ड कहते हैं, यानी इस रूप में संरचना फोल्ड के रूप में बन जाती है जिससे पर्वत निर्माण का कार्य होता है। आगे देखते हैं दोस्तों वलन। वलन क्या है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी के अंतर्गत बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टान में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टान में लहरनुमा मोड़ बन जाते हैं और इस तरह के मोड़ों को वलन कहा जाता है। वलन के कारण ही पृथ्वी पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो वलन क्या हो गया दोस्तों, जब पृथ्वी के अंतर्गत जो बल उत्पन्न होते हैं दोस्तों वो क्षैतिज संचलन के रूप में भूपटलीय चट्टान पर पड़ते हैं और संपीड़ित हो जाते हैं दोस्तों, तो उस रूप में वलन का निर्माण हो जाता है। वलन इस रूप में होता है दोस्तों, इस तरीके से वलय का निर्माण हो जाता है और ये वलन के कारण ही पृथ्वी पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वलन के ऊपर उठे भाग को अपनति यानी एंटीक्लाइंस तथा नीचे धसे भाग को अभिनति यानी सेंक्लाइंस कहते हैं। प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों को वलन की भुजाएं यानी लिम्स ऑफ फोल्ड कहते हैं। वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चस्थ या अभिनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन अक्ष यानी एक्सिस ऑफ फोल्ड कहते हैं। इसे यहाँ फिगर से समझ सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से ये ऊपरी वाले भाग जो है वलन का उसे अपनति कहते हैं दोस्तों और ये नीचे वाला भाग जो इस तरीके से वलय के रूप में बन रहा है इसे अभिनीति कहते हैं और ये पूरा जो क्षेत्र है दोस्तों ये वलन को दर्शाता है। आगे देखते हैं दोस्तों भ्रंशन क्या है दोस्तों। तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल यानी प्लेन के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। भ्रंशन के कारण ही पृथ्वी पर भ्रंश या ब्लॉक पर्वतों व रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति होती है। यानी तनाव मूलक जो संचलन की तीव्रता होती है दोस्तों उसके अंतर्गत जो है भूपटल में एक तल का निर्माण हो जाता है दोस्तों और ये प्लेन तल होता है दोस्तों जिसके सहारे चट्टान जो है स्थानांतरित हो जाती है दोस्तों और इसी को ही भ्रंश कहा जाता है। किसी स्थान पर जब दो समान भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है तो इसे रिफ्ट घाटी या ग्रेवेन कहते हैं दोस्तों। यानी इस तरीके से अगर दो रूप में देखा जाए दोस्तों तो संपीड़न होने के कारण जो है यहाँ पर भ्रंश का निर्माण हो गया दोस्तों।
ये दो भाग में तना हुआ, एक इधर एक इधर, तो ये बीच वाला भाग जो है नीचे की तरफ धंस गया, और ये नीचे की तरफ धंसने की वजह से ये क्षेत्र भ्रंश के रूप में निर्मित हो गया दोस्तों, और इसे ही रिफ्ट घाटी या ग्रावेन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों को स्थानांतरण होता है उसे विभंग तल या भ्रंश तल कहते हैं। वास्तव में विभंग तल के सहारे ही गति होती है जिससे भ्रंश का निर्माण होता है। इस तरीके से समान भ्रंश को देख सकते हैं दोस्तों हम लोग। आगे देखते हैं दोस्तों, आकस्मिक अंतर्जात बल क्या है दोस्तों। तो आकस्मिक अंतर्जात बलों के अंतर्गत भूकंप एवं ज्वालामुखी का अध्ययन किया जाता है और जिसका विस्तृत वर्णन हम लोग देख सकते हैं। तो आकस्मिक अंतर्जात बल क्या हो गया दोस्तों, अचानक से होने वाला बल, यानी इसके अंतर्गत भूकंप हो गया दोस्तों, ज्वालामुखी हो गया दोस्तों, भूसंकलन हो गया, ये आकस्मिक बल के कारण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भूकंप के बारे में देखते हैं दोस्तों। भूकंप के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या है भूकंप? जब किसी बाहरी या अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन होता है तो वह भूकंप कहलाता है। भूकंपीय तरंगे के उत्पत्ति स्थान को भूकंप मूल यानी फोकस कहा जाता है, और इसके ठीक ऊपर भूतल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र यानी इपिसेंटर कहते हैं। भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम अधिकेंद्र पर ही महसूस की जाती है तथा सर्वाधिक विनाश इसी स्थान पर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम कहाँ पर महसूस होती है, तो अधिकेंद्र में महसूस होती है, यानी एपी सेंटर में पता चलता है। और भूकंप में सबसे ज़्यादा जो है कहाँ क्षति होती है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो है अधिकेंद्र क्षेत्र में जो है क्षति होती है। ये सर्वाधिक विनाश वाला स्थान होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, समान भूकंप तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा यानी आइसोसेस्मॉल लाइन कहा जाता है, और उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पर भूकंप का एक साथ अनुभव किया जाता है उसे सह भूकंप रेखा कहते हैं। भूकंपीय तीव्रता को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, और भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों को याद रखना है कि भूकंपीय तीव्रता को जो मापने वाला यंत्र है दोस्तों वो सिस्मोग्राफ है, और जिसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों वो रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। कौन से स्केल पर जो है भूकंपीय तरंग को मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। और कौन से यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ये वनडे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। भूकंपीय तरंगों के बारे में देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी, एस तथा एल तरंगे। भूकंपीय लहरें भूगर्भ की संरचना का अनुमान लगाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि भूगर्भ की स्तरीकरण एवं गहराई पर जाने पर घनत्व एवं अवस्था में अंतर पाया जाता है तथा पी व एस तरंगों द्वारा भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अलग अलग व्यवहार किया जाता है। तो भूकंपीय तरंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार के हैं, पी, एस तथा एल। और जो है हर स्तर पर अलग अलग भूकंपीय तरंगों के क्षेत्र के हिसाब से कंपन का अनुभव किया जाता है, और व्यवहार भी जो है अलग अलग होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पी तरंग के बारे में देखते हैं हम लोग। पी तरंग का संचरण ध्वनि तरंग के समान होता है। यह तरंग ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है, और इस तरंग की गति ठोस में सर्वाधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि कौन से भूकंपीय तरंग की गति सबसे अधिक होती है ठोस में दोस्तों, तो पी तरंग की गति जो है ठोस में सबसे अधिक होती है, और ये ध्वनि तरंग के समान होता है दोस्तों। और यह तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। कौन, तो पी तरंग। आगे देखते हैं दोस्तों, एस तरंग। एस तरंग का वेग पी तरंग की अपेक्षा कम होता है, और यह तरंग केवल ठोस माध्यमों से होकर गुजरती है। हम लोगों ने पी तरंग को देखा दोस्तों, पी तरंग जो है तीनों अवस्था से होकर गुजरती है, जबकि एस तरंग सिर्फ ठोस से होकर गुजरती है। पी तथा एस तरंगों का मार्ग जो है वो अवतल होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि कौन से तरंगों का मार्ग जो है अवतल होता है, तो पी तथा एस का, और किसका उत्तल होता है, तो एल तरंगों का जो मार्ग है वो उत्तल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों,
एल तरंग के बारे में। एल तरंग का संचरण केवल धरातलीय भाग पर होता है, इसका वेग सबसे कम होता है, अतः यह धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती है और इसका संचरण जो पथ है वो उत्तल होता है। यह तरंग जल से होकर भी गुजरती है, यह सर्वाधिक विनाशक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो कौन सी तरंगे, भूकंपीय तरंगे विनाशक होती है, तो वो एल तरंगे जो है सबसे ज्यादा विनाशक होती है। और एल तरंगे जो है ये केवल धरातलीय भाग पर होता है और इसका वेग सबसे कम होता है, परंतु ये घातक होती है दोस्तों। यह धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती है और इसका संचरण पथ जो है वो उत्तल होता है, जबकि पी और एस का जो है दोस्तों वो अवतल होता है दोस्तों, इसका संचरण मार्ग, जबकि एल का जो है वो उत्तल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भूकंप के प्रकार के बारे में देखते हैं। भूकंप के प्रकार निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों ज्वालामुखी भूकंप। तो ज्वालामुखी भूकंप क्या होता है दोस्तों? जब किसी स्थल पर केंद्रीय उद्गार द्वारा ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस समय तेज गति से गैस व लावा निकलने से वहां भूकंप आ जाता है। यानी अगर किसी ज्वालामुखी क्षेत्र में देखा जाए दोस्तों, तो उसके केंद्रीय उद्गार से जो है ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, उस क्षेत्र में जो है तेज गति से गैस और लावा निकलने लगता है। इसी वजह से जो है वहां का क्षेत्र जो है कंपन होने लगता है, जिसको भूकंप कहा जाता है। इसी भांति मैग्मा एवं उससे संबंधित गैसें जब अपनी तेज गति से चट्टानों पर विशेष दबाव व तनाव डालती है तो इसके प्रभाव से भूतल पर भूकंप आ जाता है। और सामान्यतः ऐसे भूकंपों का प्रभाव जो है लगभग 200 से लेकर 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहता है दोस्तों। तो ज्वालामुखी भूकंप का जो प्रभाव है वो कितने क्षेत्र में रहता है दोस्तों? तो 200 से लेकर 300 वर्ग किलोमीटर तक पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों विवर्तनीय भूकंप। तो विवर्तनीय भूकंप के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों? तो पृथ्वी की ऊपरी परत या सियाल में होने वाली भ्रंश व वलनकारी शक्तियों तथा क्षैतिज एवं लंबवत शक्तियों के कारण उत्पन्न भूकंप को विवर्तनीय भूकंप कहते हैं दोस्तों। इनके प्रभाव से चट्टानें अपने मूल स्थान से ऊपर नीचे अथवा क्षैतिज रूप से इधर उधर होने लगती है और इससे भूगर्भ एवं भूतल में दरारें व भ्रंश घाटी तथा ब्लॉक पर्वत निर्माण होते हैं दोस्तों, और ये विनाशकारी भूकंप आते हैं। तो विवर्तनीय भूकंप क्या होता है दोस्तों? जैसे पृथ्वी के ऊपरी परत है जिसे सियाल कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी का कितना परत है? 3 परत है दोस्तों, सियाल, सीमा और नीपे। तो सबसे ऊपरी परत जो है वो सियाल है। इसके अंतर्गत जो भ्रंश और वलनकारी जो कार्य होता है दोस्तों, शक्तियों का निर्माण होता है, जिसकी वजह से जो है पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो है हलचल होती है। इसी क्षेत्र में जो है इसके क्षैतिज और लंबवत शक्तियों के कारण उत्पन्न भूकंप को ही जो है विवर्तनीय भूकंप कहा जाता है। और विवर्तनीय भूकंप के कारण जो है दरारें हो गई दोस्तों, भ्रंश घाटी हो गया और ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों पातालीय भूकंप। तो पातालीय भूकंप क्या होता है कि जब भूकंप की उत्पत्ति भूगर्भ में अधिक गहराई पर हो तो उसे पातालीय भूकंप कहते हैं। सामान्यतः ऐसे भूकंप का मूल यानी जो फोकस होता है दोस्तों वो 150 से लेकर 500 किलोमीटर के मध्य रहता है और ऐसे भूकंप की उत्पत्ति एवं विशेष शक्तियों के बारे में बहुत कम ज्ञान है, क्योंकि अधिक गहराई में होने वाली क्रियाओं का अनुमान आज भी कठिन एवं मात्र वैज्ञानिक कल्पना का विषय है। यानी पूरी तरीके से जानकारी जो है प्राप्त नहीं किया जा सका है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों समस्थैतिक भूकंप। इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों कि भूकंप को संतुलन मूलक भी कहा जाता है। यानी समस्थैतिक भूकंप जो है इसे संतुलन मूलक भी कहा जाता है और ऐसे भूकंप उच्च पर्वतीय तथा निम्न डेल्टाई भागों में अधिक होते हैं। और समस्थैतिक भूकंप पृथ्वी की संतुलन व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। और ये वर्ष 1949 ईस्वी में हिंदुकुश क्षेत्र में आए भूकंप को इसी श्रेणी में रखा गया था। यानी समस्थैतिक भूकंप का जो उदाहरण देखने को मिलता है दोस्तों वो 1949 में जो हिंदुकुश क्षेत्र में भूकंप आया था दोस्तों उसे समस्थैतिक भूकंप के अंतर्गत जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों वितलीय भूकंप। तो वितलीय भूकंप क्या है कि भूपटल में अधिक गहराई में उत्पन्न होने वाले भूकंप को प्लूटोनिक या वितलीय भूकंप कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति प्रायः 240 किलोमीटर से लेकर 720 किलोमीटर की गहराई में होती है। तो वितलीय भूकंप में क्या होता है दोस्तों? यह अधिक गहराई में उत्पन्न होने वाला भूकंप है दोस्तों। और ये जो भूकंप है दोस्तों ये प्लूटोनिक या वितलीय भूकंप के कहलाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है दोस्तों वो लगभग 240 किलोमीटर से लेकर 720 किलोमीटर की गहराई में होती है।
अत्यधिक गहराई में उत्पन्न होने के कारण इस भूकंप के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। साथ ही धरातल पर इसका प्रभाव नगण्य होता है, यानी नई के बराबर होता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों बेनी ऑफ क्षेत्र। तो बेनी ऑफ क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? बेनी ऑफ क्षेत्र वास्तव में भूकंपीय क्षेत्र है। यह सागरीय खाई के आधार से लगभग 45 डिग्री के कोण पर स्थल मंडल से लेकर दुर्बलता मंडल तक विस्तृत होता है। बेनी ऑफ क्षेत्र अभिसारी सीमा से संबंधित प्लेटों के क्षेपण प्रदेश होता है दोस्तों। माध्यमिक तथा गहरे भूकंपीय जिनकी गहराई लगभग 200 किलोमीटर से अधिक होगी और केवल समुद्री क्षेत्रों में ही आते हैं। ये गहरे भूकंप मूल यानी फोकस बेनी ऑफ क्षेत्र में स्थित होते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों कि बेनी ऑफ क्षेत्र जो है वास्तव में क्या है दोस्तों, ये भी भूकंपीय क्षेत्र है। यानी बेनी ऑफ क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र ये होता है दोस्तों। और ये जो है सागरीय खाई में जो है आधार से लगभग 45 डिग्री के कोण पर जो है स्थल मंडल से लेकर दुर्बलता मंडल तक विस्तृत होता है। यानी सार के भूकंप उत्पत्ति क्षेत्र प्रशांत महासागर तटों के निकट पाए जाते हैं, जिसे भूगोलवेत्ता हुगो बेनिऑफ ने सर्वप्रथम इनका पता गहन सागरीय भूकंपों के विश्लेषण करने हेतु लगाया था तथा विश्लेषित किया था कि बेनिऑफ भूकंप का जो क्षेत्र है दोस्तों वह स्थल मंडल के नीचे की ओर की गति से है। तो ये बेनिऑफ के द्वारा खोजा गया दोस्तों, इसी के लिए बेनिऑफ क्षेत्र इस क्षेत्र का नाम रखा गया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों भूकंप का विश्व वितरण क्या है दोस्तों। तो विश्व के प्रति अगर प्रमुख भूकंप क्षेत्रों का विवरण देखते हैं दोस्तों तो उन्हें निम्न पेटियों में बांधा जाता है दोस्तों। यानी निम्न पेटियों में पाया जाता है भूकंप क्षेत्र। जैसे पहला है दोस्तों परिप्रशांत पेटी। इसमें क्या है दोस्तों कि विश्व के 2/3 भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं और ये क्षेत्र प्लेटों के अभिसरण सीमांत क्षेत्र में अवस्थित ज्वालामुखी का क्षेत्र है दोस्तों। तो परिप्रशांत पेटी जो है सबसे ज्यादा जो है लगभग 2/3 भूकंप इस क्षेत्र में आता है। दूसरा है दोस्तों मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ विश्व का लगभग 22% भूकंप आते हैं और यह क्षेत्र भूमध्य सागर हो गया, काकेशस, आर्मीनिया, ईरान, बलूचिस्तान से होती हुई हिमालय के क्षेत्र यूनान, म्यांमार, अंडमान और इंडोनेशिया तक फैली हुई है। पूर्वी अफ्रीका के भूभ्रंश घाटी भी इसी क्षेत्र में आते हैं, यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी में जो है विश्व का लगभग 22% भूकंप आता है दोस्तों। आगे है दोस्तों मध्य अटलांटिक पेटी। यह भूकंप का तीसरा प्रमुख क्षेत्र है। इस पेटी का आरंभ उत्तर में आर्कटिक महासागर से स्पिट्सबर्जन तथा पटवर्जन व आइसलैंड से होता है। यहाँ से दक्षिण की ओर एजोर्स, मेडोरा, कनारी द्वीप, केप वर्डे, एसेंसियन, सेंट हेलेना तथा प्रिंस एडवर्ड द्वीपों तक विस्तृत माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्वी अफ्रीका पेटी। इस पेटी के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, इस पेटी का आरंभ स्वेज नहर एवं लाल सागर से होता है और इसके अतिरिक्त इसमें युगांडा, तंजानिया, न्यासा झील और बिलगोआ की खाड़ी तथा इथोपिया भी शामिल होते हैं पूर्वी अफ्रीकी पेटी में दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों ज्वालामुखी के बारे में। हम लोगों ने भूकंप के बारे में देख लिया। ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार है जहां से निकलकर गैसें, राख, जलवाष्प, चट्टानी पदार्थ और लावा आदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंचते हैं। जब ठोस व पिघले सैल तथा गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलकर धरातल पर आती है तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है दोस्तों, ज्वालामुखी कहलाती है। यानी ये पृथ्वी का सतह है दोस्तों और इस पृथ्वी के सतह से इस तरीके से अचानक जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है राख हो गया, जलवाष्प हो गया या गैस निकलने लगता है दोस्तों या लावा निकलने लगता है, तो इसी क्षेत्र को जो है हम लोग भूकंप ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी के अंतर्गत क्या क्या निकलता है दोस्तों, तो पहले देखते हैं मैग्मा। ये पिघले हुए सिलिकेट होते हैं जो निचली क्रस्ट एवं ऊपरी प्रवार यानी मेंटल में कुछ निश्चित दशाओं में निर्मित होते हैं। यह पूर्णतः तरल नहीं होता बल्कि तरल, ठोस एवं गैस का संयोजन होता है। तो मैग्मा क्या होता है दोस्तों, यह पूर्णतः जो है तरल नहीं होता, इसके अंतर्गत तरल भी हो गया दोस्तों, ठोस भी हो गया और गैस, इन तीनों का संयोजन होता है मैग्मा। यह मंद गति से फिसलता हुआ प्रवाहित होता है। लावा 2 प्रकार का होता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है लावा कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का, अम्लीय लावा और दोस्तों पैठिक लावा। तो अम्लीय लावा क्या होता है दोस्तों कि इसमें सिलिका की मात्रा लगभग 75% से अधिक होती है और यह लावा काफी गाढ़ा और चिपचिपा होता है।
जबकि पैठिक लावा जो है इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। यह लावा पतला होने के कारण दूर तक बहकर फैल जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है अम्लीय लावा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों, तो सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग 75% से भी अधिक होता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, ठोस चट्टानी टुकड़े जिन्हें पायरोक्लास्ट कहते हैं, इनके अंतर्गत राख हो गया, ज्वालामुखी बम, अंगार, लैपिली जो कि अखरोट के आकार के बराबर होती है, स्कोरिया ये मटर के दाने से भी छोटे होते हैं। ये सारा चीज जो है ज्वालामुखी के अंतर्गत बाहर निकलते हैं। धूल और राख, लैपिली आदि के जमा होने से जो चट्टान बनती है वह टफ कहलाती है। तो टफ क्या है दोस्तों, कि धूल और राख और लैपिली आदि के जमा होने से जो चट्टान का निर्माण होता है दोस्तों ज्वालामुखी के उपरांत, उसे टफ कहते हैं। गैसों के अंतर्गत नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक तथा कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, क्लोरीन व आर्गन शामिल होते हैं। तो ज्वालामुखी के अंतर्गत निकलने वाले जो गैस होते हैं दोस्तों, उसमें कौन कौन से गैस पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन, क्लोरीन व आर्गन भी शामिल होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण देखते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी, जिन ज्वालामुखियों में लावा, गैस आदि के रूप में विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, यानी हमेशा निकलता ही रहता है दोस्तों, उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। वर्तमान समय में विश्व में जागृत ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 है, यानी पूरे विश्व में अभी जो है उद्गार के रूप में अगर देखा जाए दोस्तों कि जो ज्वालामुखी अभी जो है जीवित है दोस्तों, वो लगभग 500 है। इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तो इटली में जो एटना ज्वालामुखी है दोस्तों, वो भी जीवित ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है। स्ट्रॉम वैली व हवाई द्वीप का मोना लोआ आदि स्ट्रॉम्बली से सदैव प्रज्वलित गैसें निकलती रहती है। अतः ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। किस कौन से, तो स्ट्रॉम्बोली में। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों, एक तो जागृत ज्वालामुखी हम लोगों ने देखा, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जो उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं, परंतु इनमें कभी भी उद्गार हो सकता है। उदाहरण के लिए इटली का जो विसुवियस और इंडोनेशिया का जो क्राकातोआ और जापान का फ्यूजियामा आदि जो ज्वालामुखी है दोस्तों, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। और अंडमान निकोबार का नारकोंडम ज्वालामुखी भी प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, तो नारकोंडम ज्वालामुखी जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मृत ज्वालामुखी। वे ये वैसे ज्वालामुखी हैं जिनमें भूगार्भिक इतिहास के अनुसार बहुत लंबे समय से पुनः उद्गार नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे म्यांमार यानी बर्मा का जो माउंट पोपा है दोस्तों ज्वालामुखी, वो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। जबकि अफ्रीका का किलिमंजारो हो गया, ईरान का कोह सुल्तान ज्वालामुखी, ये सभी जो है मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी के वितरण के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो ज्वालामुखी का वितरण कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। परिप्रशांत महासागरीय पेटी, तो प्रशांत महासागरीय तटों के सहारे विश्व के 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं, जो प्रशांत महासागर के दोनों तटों, द्वीपीय चापों तथा समुद्री द्वीपों के अंतर्गत विस्तृत हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी को अग्निय वलय यानी रिंग्स ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि रिंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि वलय का जो क्षेत्र है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो प्रशांत महासागरीय पेटी को जो है अग्नि वलय यानी रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 2/3 जो है पूरे विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो आइसलैंड के हेकला पर्वत से मध्य महाद्वीपीय पेटी का आरंभ होता है और आइसलैंड से यह मेखला स्कॉटलैंड होती हुई कनारी द्वीप पहुंचती है, जहां यह 2 दिशाओं में विभक्त हो जाती है। पहली शाखा क्या है दोस्तों, तो अटलांटिक महासागर से होती हुई पश्चिमी द्वीप समूह तक जाती है। और दूसरा जो शाखा है इसका दोस्तों, जिसे उपशाखा कहते हैं, ये अफ्रीका चली जाती है। दूसरी मुख्य शाखा स्पेन इटली होते हुए काकेशिया पहुंचती है, जहां से हिमालय के साथ साथ म्यांमार तक विस्तृत हो जाती है। कौन वाला दोस्तों, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये 2 रूप में बांटा जा सकता है। पहला शाखा के अंतर्गत जो है अटलांटिक महासागर से होती हुई पश्चिमी द्वीप समूह तक जाती है, और दूसरा जो मुख्य शाखा है दोस्तों, ये स्पेन इटली होते हुए काकेशिया पहुंचती है, जहां से हिमालय के साथ साथ म्यांमार तक विस्तृत हो जाती है।
आगे देखते हैं दोस्तों मध्य महासागरीय पेटी, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो इस पेटी में ज्वालामुखी का वितरण किसी निश्चित एवं क्रमबद्ध पेटी में नहीं मिलता है। विश्व के 10% ज्वालामुखी जो है इस पेटी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों पूर्वी अफ्रीका पेटी के बारे में देखते हैं। इस पेटी का उल्लेख मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत भी किया गया है, अतः इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी का अफ्रीकी विस्तार मानकर उल्लेखित किया जा सकता है। यहाँ ज्वालामुखी का औसत विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है दोस्तों। साथ ही रिफ्ट घाटी के सहारे हर जगह ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीकी पेटी में। और अन्य क्षेत्र के रूप में देखा जाए दोस्तों तो उपयुक्त पेटियों के अलावा भी जो है ज्वालामुखियों का वितरण पूरे विश्व में यंत्र तंत्र बिखरे हुए हैं, जैसे मॉरिशस हो गया, कोमेसे हो गया, रियूनियन द्वीपों में शांत ज्वालामुखी भी स्थित है दोस्तों। जबकि प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप का जो मोन लोआ और मोनाकी सहित 50 अन्य ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों बहिर्जात बल। हम लोगों ने अभी जो है अंतर्जात बल यानी पृथ्वी पर लगने वाले बल को दो रूप में देखा दोस्तों। पहला बल है दोस्तों अंतर्जात और दूसरा है बहिर्जात। अंतर्जात बल के अंतर्गत दो बल देखा हम लोगों ने दोस्तों। अंतर्जात बल के अंतर्गत दो बल देखा दोस्तों। पहला है पटल विरूपणी बल दोस्तों, दूसरा आकस्मिक बल देखा दोस्तों। और फिर पटल विरूपणी बल को भी दो रूप में देखा दोस्तों। एक महादेश जनक बल था दोस्तों, दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। अब हम लोग जो है बहिर्जात बल के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। तो पृथ्वी पर बहिर्जात बलों की उत्पत्ति अंतर्जात बलों के कारण ही होती है दोस्तों, क्योंकि अंतर्जात बल भूतल पर असमानता उत्पन्न करते हैं और इन असमानताओं के अनाच्छादन द्वारा दूर किया जाता है। और अनाच्छादन यानी ड्यूनेडेशन के अंतर्गत अपक्षय और अपर्दन की क्रियाएं विधि सम्मिलित होती है। तो अब देखते हैं दोस्तों अपक्षय क्या होता है दोस्तों, कि चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूटने तथा विखंडित होने को अपक्षय कहते हैं। जैसे चट्टान धरातल पर अनावृत होकर मौसमी प्रभावों से प्रभावित होती है, वैसे ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अपक्षय अपर्दन के लिए सामग्री प्रदान करता है। अपक्षय के कारकों के आधार पर अपक्षय को 3 प्रकारों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है दोस्तों भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय निम्नलिखित है दोस्तों। ताप के कारण छोटे बड़े टुकड़ों का विघटन होता दोस्तों। और दूसरा है तुषार विघटन अर्थात चट्टानों में जल प्रवेश। तो इसके अंतर्गत क्या है, घर्षण द्वारा अपक्षय होता है दोस्तों, और इसमें दबाव द्वारा अपक्षय होता है। यानी ताप के कारण जो छोटे बड़े टुकड़ों का विघटन होता है ये किसके कारण होता है, तो घर्षण के द्वारा जो अपक्षय होता है उसके कारण। जबकि जो है तुषार विघटन अर्थात चट्टानों में जल का प्रवेश जो होता है वो दबाव द्वारा अपक्षय के कारण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय निम्नलिखित है दोस्तों। पहला है ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ये सब रासायनिक अपक्षय के कारण होता है दोस्तों। और जैविक अपक्षय के कारण वनस्पति द्वारा अपक्षय, जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय और मानवीय क्रियाओं द्वारा अपक्षय होता है। तो अपक्षय क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये कोई चट्टान है दोस्तों। इस चट्टान पर वातावरणीय प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप ये चट्टान का जो क्षेत्र है दोस्तों ये छोटा छोटा भाग टूटकर यहीं पर गिर जाते हैं दोस्तों। जबकि अपना स्थान दूसरे जगह स्थानांतरित नहीं होते, यहीं पर आकर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही जो है अपक्षय कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों अपर्दन क्या होता है दोस्तों। अपर्दन क्रिया में टूटे हुए चट्टान के टुकड़े का परिवहन होता है दोस्तों, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाता है। जैसे नदी, हिमानी वायु, भूमिगत जल तथा सागरीय लहर आदि इसके उदाहरण है दोस्तों। तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ एवं उनके द्वारा कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है अपर्दन में दोस्तों। अपर्दन के प्रमुख कारकों में नदी हो गया, भूमिगत जल हो गया, सागरीय जल हो गया, हिमानी हो गया, परिहिमानी, पवन आदि शामिल होते हैं। प्रत्येक कारक द्वारा अपर्दनात्मक व निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों नदी निर्मित स्थलाकृति क्या क्या है दोस्तों। तो नदी निर्मित स्थलाकृति के बारे में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृति। अपर्दन के फलस्वरूप नदियों द्वारा निम्न प्रकार की स्थलाकृति बनती है दोस्तों। पहला है भी आकार की घाटी। नदी द्वारा अपनी घाटी में की गई ऊर्ध्वाधर काट के कारण घाटी पतली, गहरी और भी आकार की हो जाती है। भारत में सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र निर्मित क्रमशः सिंधु गार्ज, शिवकिला गार्ज तथा देहांग गार्ज प्रसिद्ध है दोस्तों, भी आकार की नदी के लिए दोस्तों, घाटी के लिए। और यू आकार का घाटी में क्या है दोस्तों, तो शुष्क प्रदेशों से होकर बहने वाली नदियों की घाटी की चौड़ाई वर्षा के अभाव के कारण नहीं बढ़ पाती। वहाँ नदी केवल अपने तल को काटकर गहरा बनती है दोस्तों। जलप्रपात
व क्षिप्रिका। जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं दोस्तों, यानी वाटरफॉल कहते हैं। नदी वेदिका क्या है दोस्तों? तो नदी घाटी के दोनों ओर सोपानाकार वेदिकाएं मिलती है जो नदी की प्रारंभिक बाढ़ मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होती है, जो कि नदी के नवोन्मेष के कारण बनती है दोस्तों। आगे, नदी विसर्प मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा बाएं दाएं बिलखती चाल से प्रवाहित होती रहती है और विसर्प बनाती है, और ये विसर्प एस आकार की होती है। नदियों का ऐसा घूमना अधिक अवसादी बोझ के कारण होता है। तो नदी का जो विसर्प है दोस्तों, ये किस अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है दोस्तों? तो एस अक्षर के कारण होता है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो नदियों का ऐसा अधिक जो घूमना होता है दोस्तों, वो अवसादी बोझ के कारण होता है। नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप, जलोढ़ शंकु के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो जब नदियां पर्वतीय भाग से निकलकर समतल प्रदेश में प्रवेश करती है तो चट्टानों व बड़े बड़े अवसाद पीछे छूट जाते हैं तथा उनमें उनसे बनी आकृति जलोढ़ शंकु कहलाती है दोस्तों। यानी जब नदी जो है दोस्तों, जब किसी बड़े न पर्वतीय भाग में से निकलकर समतल जमीन में प्रवेश करती है दोस्तों, तो उस स्थिति में जो भी बड़े चट्टान होते हैं दोस्तों अवसादी, वो पीछे ही छूट जाते हैं। वही चट्टान जो है आकृति के रूप में जलोढ़ शंकु कहलाते हैं। जलोढ़ पंख क्या है दोस्तों? तो पर्वतीय भाग से निकलने के क्रम में नदियों के अवसाद दूर दूर तक फैल जाते हैं, अतः इनमें पंखनुमा मैदान का निर्माण होता है जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। अनेक जलोढ़ पंखों के मिलने से गिरिपद मैदान या भावर प्रदेश का निर्माण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों डेल्टा। डेल्टा नदी जब सागर या झील से में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरुद्ध के कारण वह अपने अपरदित मलबे का निक्षेप करने लगती है, जिससे एक विशेष प्रकार की स्थल रूप का निर्माण होता है जो डेल्टा कहलाता है। डेल्टा का वर्गीकरण उसकी आकृति एवं वृद्धि के सीमाओं के आधार पर किया जा सकता है। आकृति के आधार पर इसे चापाकार, ज्वार, नदमुख, पंजाकार, रुंडित डेल्टा में विभक्त किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्राकृतिक तटबंध। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बांधों को, जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, तटबंध कहलाते हैं। ये तटबंध प्रकृति निर्मित होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कष्ट तथा काष्ठ अथवा भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो चूना पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा अपरदनात्मक एवं निक्षेपण क्रिया के द्वारा बने स्थलाकृति को काष्ठ स्थलाकृति कहते हैं। और इसका निर्माण जो है दोस्त, इसका नाम जो है पूर्वी युगोस्लाविया वर्तमान क्रोएशिया के पूर्वी एड्रियाटिक सागर स्थित काष्ठ क्षेत्र के नाम पर पड़ा है दोस्तों, जहां ऐसी स्थलाकृति या विकसित अवस्था में पाई जाती है। अपरदनात्मक काष्ठ स्थलाकृति के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। अपरदनात्मक काष्ठ स्थलाकृति निम्नलिखित है दोस्तों। पहला है घोल रंध्र। तो वर्षा का जल चूना पत्थर के क्षेत्र में प्रवाहित होता है तो विशेष प्रकार की आकृति घोल तथा रंध्र का निर्माण करती है। सर्वप्रथम ऐसे क्षेत्रों में छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण होता है दोस्तों, जो बाद में चलकर बड़े हो जाते हैं। विलियन रंध्र यह घोल रंध्र का विस्तृत रूप होता है। जब कभी वर्षा जल चूना पत्थर के क्षेत्र में बार बार और तेजी से अपनी क्रिया करता है तो एक विशिष्ट प्रकार की आकृति विलय रंध्र के रूप में बन जाती है। यह इतनी बड़ी हो जाती है कि चूना पत्थर के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का संपूर्ण जल इसमें समाहित हो जाता है दोस्तों। डोलायन यह बड़े आकार के रंध्र बेलनाकार अथवा कीप आकार में पाई जाती है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, डोलायन हो गया, युबाला हो गया, पोल्जे हो गया, लैपिज हो गया, आंधी घाटी हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों निक्षेपात्मक काष्ठ स्थलाकृति बारे में देखते हैं। तो चूना क्षेत्रों में निम्न प्रकार के निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां जो है निर्मित होती है दोस्तों। पहला है स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट में क्या है कि कभी कभी कंदरा का विकास इतना अधिक हो जाता है कि इसका जल भूमिगत जल से मिल जाता है। इसके विपरीत कभी कभी बूंद के रूप में जल नीचे गिरता है। जल में घुले हुए पदार्थों की इतनी मात्रा रहती है कि वह गाढ़ा हो जाता है तथा रह रहकर बूंद के रूप में चूना लगता है, यानी चूने लगता है दोस्तों, और कंदरा के ऊपर छत पर लटकता हुआ दिखाई पड़ता है। लटकते हुए इस भाग को ही स्टेलेक्टाइट कहते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट क्या है दोस्तों? तो यह है
स्टेलेक्टाइट का उल्टा रूप होता है दोस्तों। यह चूना युक्त जल गुफाओं की छत से टपक टपक कर गिरता है, तो गुफा की धरती पर इस चूना युक्त जल से निर्मित संपूर्ण नमी का जो वाष्पीकरण हो जाता है दोस्तों, और स्तंभ की आकृति में दिखने लगता है, जिसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। कंदरा स्तंभ क्या है? तो स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेमाइट के मिलने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। कभी कभी स्टेलेक्टाइट का इतना अधिक विकास हो जाता है कि कंदरा के फर्श तक पहुंच जाता है, यानी कंदरा के फर्श तक जो है स्टेलेक्टाइट पहुंच जाता है दोस्तों, जिससे कंदरा स्तंभ का निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति, यानी पवन के द्वारा जो स्थलाकृति निर्मित होती है दोस्तों, उसके बारे में देखेंगे। तो वायु के द्वारा किए जाने वाले अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक कार्यों से विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहला है दोस्तों अपरदनात्मक पवन स्थलाकृति। वायु द्वारा किए जाने वाले अपरदनात्मक कार्यों से निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है दोस्तों। पहला है जालीदार शिला। इस प्रकार की स्थलाकृतियां मरुस्थलीय प्रदेशों में खड़े हुए चट्टानीय स्तूपों में पाई जाती है, और इस प्रकार के चट्टान की संरचना में काफ़ी विषमता पाई जाती है दोस्तों, और इसमें हवा द्वारा अपरदन भी भिन्न अनुपात में होता है। अतः चट्टानों में धीरे धीरे छिद्र निकल आते हैं जो जली युक्त दिखाई देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इंसेलबर्ग। इस शब्द का तात्पर्य पर्वतीय टीले से होता है। वस्तुतः मरुस्थलीय भाग में कठोर चट्टान के समान सतह से ऊंचे उठे टीले समतल मरुस्थल में दीप जैसे दिखाई देते हैं। मरुस्थलों में कोमल चट्टानें आसानी से कट जाती है तथा कठोर चट्टानों के अवशेष भाग ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बच जाते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों ज़ूइज़ेन। ज़ूइज़ेन क्या है दोस्तों कि मरुस्थलीय भागों में जब कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परत एक दूसरे के समांतर होती है, तो अपक्षय एवं अपरदन के कारण विचित्र प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है, जो ढक्कनदार दवात के समान होता है दोस्तों। इसे ही ज़ूइज़ेन कहते हैं। इस स्थल रूप में ऊपरी भाग कम चौड़ा होता है, साथ साथ ऊपरी भाग पर कठोर चट्टान का आवरण होता है दोस्तों, और समतल होता है। इस तरह की आकृति को कोलोरेडो पठार, पेंटागोनिया का पठार तथा कालाहारी के क्षेत्र में भी पाई जाती है। यारडांग क्या है दोस्तों? तो इसका निर्माण ज़ूइज़ेन के विपरीत होता है, जो कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं, जो हवा कठोर शैलों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों की शीघ्र अपरदित करके उड़ा ले जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों ड्राई कांटर के बारे में देखते हैं। तो पथरीले मरुस्थल में सतह पर पड़े शिलाखंडों पर पवन के अपरदन द्वारा खरोच पड़ जाते हैं, और शिलाखंड के टुकड़ों पर तरह तरह की नक्काशी हो जाती है। जब पवन कई दिशाओं से होकर चलती है तो इन शिलाखंडों की आकृति चतुष्फलक जैसी हो जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ड्राई कांटर कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वातगर्त। तो वातगर्त के बारे में देखते हैं दोस्तों। धरातल पर कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित क्षेत्र के कणों को हवाएं अपने वेग के साथ उड़ा ले जाती है। इस तरह बार बार हवा के प्रहार से पहले छोटे छोटे तथा बाद में बड़े एवं गहरे गर्तों का निर्माण होता है। इसे ही वातगर्त कहते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों निक्षेपात्मक पवन स्थलाकृतियां किस रूप में होती है दोस्तों? अपरदित पदार्थों के विक्षेपण से बनी स्थलाकृतियों को निक्षेपात्मक स्थलाकृति कहते हैं। यानी जो भी अपरदित पदार्थ है दोस्तों, उसके विक्षेपण से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसे ही निक्षेपात्मक स्थलाकृति कहते हैं। और इसके अंतर्गत विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे बालू का स्तूप। विभिन्न मरुस्थलीय भागों से वायु द्वारा परिवहित रेत के कण एवं उनका किसी अन्य स्थानों पर निक्षेपण होने से निर्मित स्थलाकृति को बालूका स्तूप कहते हैं। तो बालूका स्तूप क्या है कि मरुस्थल भागों में जो वायु द्वारा प्रवाहित रेत के कण और उसका जो है किसी अन्य स्थान पर निक्षेप होने लगता है दोस्तों, उससे एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे बालूका स्तूप कहा जाता है। बालूका स्तूप बड़े एवं छोटे दो रूपों में पाए जाते हैं। बालूका स्तूप के आकार को वायु की गति एवं अवरोध की प्रकृति दोनों प्रभावित करती है। तीव्र वेग से चलने वाली हवाएं बड़े बालूका स्तूप तथा कम वेग से चलने वाली जो हवाएं होती है वो छोटे बालूका स्तूप का निर्माण करती है दोस्तों। लोयस के बारे में देखते हैं। लोयस क्या है दोस्तों?
तो वायु द्वारा सुदूर देशों से उड़ाकर लाई गई बारीक मृदा के निक्षेप को लोयस कहते हैं। यानी लोयस क्या कि वायु द्वारा, हवा द्वारा जो है बहुत दूर देशों से जो है उड़ाकर लाई गई जो बारीक बारीक मृदा होती है दोस्तों, उसी के निक्षेप को ही लोयस कहते हैं। लोयस की विशेषता यह होती है कि इसमें परतों का अभाव पाया जाता है और यही तथ्य यह प्रमाणित करता है कि लोयस का निर्माण निक्षेपण से होता है। लोयस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला है मरुस्थलीय लोयस और दूसरा हिमनदीय लोयस। मरुस्थलीय लोयस इसका विस्तार चीन में देखने को मिलता है, जबकि हिमनदीय लोयस का विस्तार जर्मनी व फ्रांस में मिलता है। लोयस का सबसे बड़ा विस्तार उत्तरी पश्चिमी चीन में पाया जाता है। यहाँ के लोयस का निर्माण मध्य एशिया के रेगिस्तानों से उड़ाकर लाई गई धूल के जमा होने से होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पवन जल से निर्मित क्या क्या स्थलाकृति बनती है। तो बाल्सन तथा प्लाया रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरे बेसिन को बाल्सन कहते हैं। वर्षा के कारण बाल्सम में तीव्र गति से जल के जमा होने के कारण अल्पकालिक झीलों का निर्माण हो जाता है और ऐसे ही झीलों को प्लाया झील कहा जाता है। तो प्लाया झील क्या होता है दोस्तों कि बाल्सन और प्लाया रेगिस्तानों के भागों में जो है पर्वत से घिरे बेसिन है दोस्तों, और उसी बेसिन को बाल्सन कहा जाता है। लेकिन वर्षा के कारण बाल्सन में जो है तीव्र गति से जल का जमाव होना चालू हो जाता है दोस्तों बाल्सन में, और इसी क्षेत्र को प्लाया झील कहा जाता है। सहारा मरुस्थल में इन्हें सेबखा तथा अरब के रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा कहते हैं। अधिक लवणीय प्लाया सैलिनाज कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट है बजादा प्लाया तथा पर्वतीय अग्रभागों के मध्य जलोढ़ पंखों के मिलने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे बजादा कहते हैं। तो बजादा क्या दोस्तों कि प्लाया तथा पर्वतीय अग्रभागों के मध्य जो जलोढ़ पंखों का मिलने से जो संरचना होती है दोस्तों निर्माण, उसी को ही बजादा कहा जाता है। आगे है दोस्तों पेडीमेंट। पेडीमेंट क्या है दोस्तों, तो पर्वतीय अग्रभाग तथा बजादा के मध्य अपरदित शैल सतह वाले सामान्य ढाल वाले भाग को पेडीमेंट कहते हैं। पेडीमेंट का निर्माण अपर्दन के कारण होता है, जबकि बजादा एक निक्षेपित संरचना होती है दोस्तों। आगे देखते हैं सागरीय स्थलाकृति के बारे में। तो सागरीय क्षेत्रों में सागरीय जल के द्वारा अपर्दनात्मक एवं निक्षेपात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप निर्मित स्थलाकृति को ही सागरीय स्थलाकृति कहा जाता है दोस्तों। सागरीय स्थलाकृति के अंतर्गत जलगति क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, घूलन, जल दाब आदि क्रियाएं संपन्न होती रहती है और संपन्न होने के क्रम में विभिन्न स्थलाकृतियों को जन्म भी देती है दोस्तों। सागरीय स्थलाकृतियों में भी अपर्दन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अपर्दन से निर्मित सागरीय स्थलाकृतियां कौन कौन सी है। तो सागरीय भागों में अपर्दन से निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है दोस्तों। जैसे प्राकृतिक मेहराब, जब सागर तट से जल की ओर निकलते हुए शीर्ष स्थल यानी हेडलैंड के दोनों पार्श्वों पर कंदरा का निर्माण होता है, तो दोनों कंदराएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती है तथा उनके आर पार जल बहने लगता है। इस तरह की संरचना या स्थलाकृति को ही प्राकृतिक मेहराब का नाम दिया जाता है दोस्तों। आगे है दोस्तों निवेशिका। निवेशिका क्या है दोस्तों, सागरीय तटीय चट्टान में निर्मित कंदरा की छत जब बड़े पैमाने पर ध्वस्त होकर गिरती है तो संकरी एवं छोटी छोटी खाड़ियों का निर्माण करती है। इस तरह की निर्मित स्थलाकृतियों को निवेशिका कहते हैं। उल्लेखनीय है कि निवेशिका को स्कॉटलैंड में जियो के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तटीय क्लिफ सागरीय भागों में अपर्दन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न या निर्मित स्थलाकृतियों में तटीय क्लिफ अत्यंत महत्वपूर्ण स्थलाकृति है दोस्तों। तटीय क्लिफ का निर्माण चूंकि तरंगों द्वारा अपर्दन के कारण तट रेखा के सहारे होता है, अतः इसका निर्माण के चट्टान के प्रकार एवं संरचना के स्वभाव और सागरीय अपर्दन तथा भूपृष्ठीय अनाच्छादन के सापेक्षिक रूप पर आधारित होती है दोस्तों। आगे देखते हैं स्टैक के बारे में। स्टैक क्या है, सागरीय कंदरा देखने में अत्यंत मजबूत किस्म की स्थलाकृति होती है, लेकिन जैसे ही अपर्दन की क्रिया तेज होने के कारण इसका तटीय भाग ध्वस्त होता है दोस्तों, तो उस परिस्थिति में कंदरा का सागरीय भाग खंबे की तरह दृष्टिगोचर होता है और इस संरचना को ही स्टैक कहते हैं। स्टैक को सागरीय स्तंभ भी कहा जाता है। प्राकृतिक चिमनी क्या है दोस्तों, तो प्राकृतिक चिमनी को वात छिद्र भी कहते हैं।
प्राकृतिक चिमनी का निर्माण सागरीय तटीय क्षेत्रों में मौजूद चट्टानों में सागरीय जल के प्रवेश उपरांत होता है दोस्तों, और सागरीय जल के द्वारा कमजोर चट्टानों के अपरदन के पश्चात सागरीय प्राकृतिक चिमनी का निर्माण होता है। और चट्टानों में इस तरह से छिद्र का निर्माण होता है और इन छिद्रों से हवा सीटी की आवाज़ करते हुए निकलती है। आगे देखते हैं दोस्तों, निक्षेप से निर्मित सागरीय स्थलाकृति कौन कौन सी है। तो सागरीय तरंगों द्वारा अपरदित पदार्थों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप निर्मित स्थलाकृतियों को निक्षेप जन स्थलाकृति कहते हैं। और निक्षेप जन स्थलाकृतियों में पुलीन, कस्य, पुलीन रोधिका और रोध अपतट रोधिका, स्पीट, संयोजक रोधिका आदि प्रमुख होते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों अपतट रोधिका के बारे में। तो सागरीय तट के समानांतर निर्मित रोधिकाओं को अपतट रोधिका कहते हैं। वे तट के समानांतर इस तरह से लगी रहती है कि तट से पूरी तरह संबंध नहीं हो पाती है दोस्तों। स्पीड के बारे में देखते हैं दोस्तों। स्पीड क्या है, तो सागरीय निक्षेप का वह रूप जो रोधिका के रूप में जल की ओर निकला होता है उसे स्पीड कहते हैं। इसका एक भाग तट के शीर्ष स्थल में संलग्न होता है तथा दूसरा सिरा सागर की ओर निकला तथा खुला होता है। उड़ीसा में चिल्का झील में स्पीड देखने को मिलता है दोस्तों। संयोजक रोधिका क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में देखते हैं। तटीय रोधिका का वह विस्तार जो किसी द्वीप के तट से जोड़ने में सहायक होता है संयोजक रोधिका कहलाता है दोस्तों। संयोजक रोधिका के विभिन्न रूपों को अलग अलग शब्दावलियों से संबोधित किया जाता है, जैसे दो शीर्ष स्थलों को मिलाने वाली रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं, परंतु तट से किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बलो कहा जाता है। तो पुलीन क्या है दोस्तों, तो पुलीन का निर्माण सागरीय तटों के सहारे होता है दोस्तों, और सागरीय तट पर निक्षेप के परिणाम स्वरूप पुलीन का निर्माण होता है। और इसका निर्माण उच्च ज्वार तल तथा निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थान में होता है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग हिमानी निर्मित स्थलाकृति के बारे में। तो पर्वतीय तथा ध्रुवीय क्षेत्रों की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतः कभी नहीं पिघलती उसे हिम रेखा कहते हैं। तो हिम रेखा के अंतर्गत वही क्षेत्र आ गया दोस्तों जहां वर्ष भर जो है बर्फ गिरता रहता है दोस्तों और वो पिघलती नहीं है। हिम रेखा में परिवर्तन होता है जिसका कारण ऋतु परिवर्तन है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हिम रेखा की ऊंचाई क्रमशः घटती जाती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में यह प्रायः समुद्र तल के बराबर ही हो जाती है। भूमध्य रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई जो है लगभग 6000 मीटर है दोस्तों, जबकि हिमालय पर इसकी ऊंचाई जो है 5500 मीटर देखी जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, हिमानी या हिमनद धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की नदी होती है दोस्तों, और ऊंचे पर्वतों में बनने वाली हिमानियों लंबी तथा तंग होती है क्योंकि वे किसी पूर्ववर्ती नदी की घाटी में बनती है और इन्हें ही घाटी हिमानी यानी वैली ग्लेशियर कहा जाता है। आगे दोस्तों अपरदनात्मक हिमानी स्थलाकृतियों के बारे में। तो इससे बनने वाली कुछ स्थलाकृतियों को निम्नलिखित दर्शाया गया दोस्तों। यू आकार की घाटी, ये क्या है दोस्तों, तो हिमनद ऐसी घाटियों से होकर प्रवाहित होती है जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं तथा तली सपाट व चौरस होती है। इन्हें यू आकार की घाटी कहते हैं। सर्क या हिमगहर पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूप में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर है। एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है दोस्तों, जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला होता है। देखने पर यह अर्धगोल रंगमंच के समान लगते हैं। इसका आकार गहरी सीट वाली आराम कुर्सी के समान होता है। आगे देखते हैं दोस्तों हॉर्न या ग्रीस रिंग। जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर कई सर्क बन जाते हैं तथा निरंतर अपघर्षण द्वारा ये पीछे हटते जाते हैं तो उनके मिल जाने पर एक पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है दोस्तों। इस तरह की नुकीली चोटी को हॉर्न या ग्रीस रिंग कहा जाता है। आल्प्स पर्वत पर स्थित मैटर हॉर्न इसका प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों भेड़शिला के बारे में। तो भेड़शिला हिमानी के मार्ग में
जब कोई बड़ी ऊंची चट्टानी आकृति अवरोधक के रूप में आती है तो हिमानी उसके ऊपर से बहने लगती है और चढ़ते समय अपघर्षण के कारण इसे मंद व चिकना कर देती है, किंतु विपरीत दिशा की ढाल जिस पर हिमानी उतरती है को तोड़ फोड़ कर अधिक तीव्र उबड़ खाबड़ ढाल बना देती है। ऐसी चट्टानी टीले दूर से देखने पर भेड़ की पीठ के समान दिखते हैं दोस्तों, इसे ही भेड़ शिला कहा जाता है। एरीड क्या है दोस्तों? तो किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से मध्य भाग अपर्दित होकर नोकीला हो जाता है, जिसे एरीड कहा जाता है। निक्षेपात्मक हिमानी स्थलाकृतियों के बारे में देखते हैं। तो हिमोड हिमानियों द्वारा अपर्दित व प्रवाहित पदार्थों का निक्षेप जो है हिमोड कहलाता है। यह प्रायः उन्हीं स्थानों पर होता है जहां हिमानियां पिघलकर जल में परिवर्तित होने लगती है। टील मैदान में इस स्थलाकृतियों का निर्माण हिमानी निक्षेपण से होता है। उत्तरी अमेरिका में अवस्थित प्रेरी का मैदान टील मैदान का ही उदाहरण है दोस्तों। एस्कर हिमानी जलोढ़ निक्षेप के द्वारा एक वक्राकार कटक का निर्माण होता है, जिसे एस्कर कहते हैं। ड्रमलिन के बारे में देखते हैं दोस्तों। जब हिमानिया के तलस्थ हिमोड़ को थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार टीले के रूप में जमा होता है तो उससे बने स्थल को ही ड्रमलिन कहा जाता है, और इसका जो आकार होता है दोस्तों उल्टी नौका के आकार का होता है, इस तरीके का होता है। ये थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।